नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहां पर तैयारी करवाते हैं साथियों एनटीए, यूजीसी, नेट जीआरएफ की। तो नेट जीआरएफ के साथ साथ साथियों तैयारी कर सकते हैं आप हमारे साथ मिलकर के। टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, यूपीजीआईसी, जीडीसी, डीएसएसबी, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज कैडर और स्कूल कैडर के किसी भी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है साथियों, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है। आपको पता होगा साथियों कि शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसके अंदर हिस्ट्री वाला पोर्शन से क्वेश्चंस ना पूछे जाते हो। तो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में सबको पता है, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में हिस्ट्री का पोर्शन जरूर पूछा जाता है आप सभी के, जीके के माध्यम से हो चाहे वो प्रॉपर हिस्ट्री के माध्यम से हो। तो उन सभी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। ठीक है, और इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल के साथ हमारा साथियों एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसका कि नाम है यूजीसी नेट हिस्ट्री यूजीसी नेट /फिलर फोरम करके हमारा टेलीग्राम चैनल है। उस पर भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च बार में जाकर सर्च करेंगे मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा साथियों हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है। व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है 9250710079। ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर, इस नंबर पर भी आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप अपना नाम और डिटेल लिख करके मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हुए व्हाट्सअप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पर भी। और इसके अलावा साथ हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है एक वीकली, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं लाइव आप सभी के साथ में गूगल मीट के माध्यम से। हमारी गूगल मीट होती है ऐप, गूगल मीट ऐप के ऊपर, उसमें हम लाइव डिस्कशन करते हैं। करीब 40 मिनट से 60 मिनट की हमारी हर वीक में क्लास होती है, जो कि हर सैटरडे को शाम 4 बजे होती है। उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है और आपका व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाता है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं और अपने आपका किसी प्रकार का डाउट हो तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। ये तो हमारे चैनल के बारे में साथियों। और हाँ, अगर साथियों आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए साथियों, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, तो चलते अपनी क्लास में साथियों। हमारा फिलहाल जो फर्स्ट डिवीजन चला रहे हैं, हम फर्स्ट डिवीजन के माध्यम से आप सभी का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से। तो हमारा फिलहाल जो चल रहा था साथियों, वो चल रहा था मौर्यकाल हमारा ख़त्म हो गया। मौर्यकाल के बाद अब आएगा हमारा शुंग काल, मौर्योत्तर काल में आपका शुंग काल, सातवाहन काल, कन्नौज काल हैं, ये सब राजवंश आएंगे। तो इनके ऊपर हम बारी बारी करके डिस्कशन करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को ओदबिज अचानक उठने वाला कहा गया है? बताइए साथियों, किस ग्रंथ में कहा गया है? कौन से ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को ओदबिज इनका अचानक उठने वाला कहा गया है? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर करने के लिए साथियों आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने अपने अकॉर्डिंग राइट आंसर चूज करके पुटअप करना होता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। एक ना साथियों, आंसर करते समय ना क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दिया करो कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 का ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 या ABCD, ऑप्शन नंबर A1 2 3 की जगह ABCD लिख दिया करो। और आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 1 2 3 डिजिट में लिख दिया करो, तो उससे पता लग जाता है हमें कि आप किस स्टूडेंट ने कौन सा आंसर दिया है, कौन से क्वेश्चन का आंसर है। आप सीधा आंसर मेंशन करते हो तो उससे पता लगता है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप। तो क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन किया करो अपने आंसर में ना, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट का क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि हरिवंश पुराण में इसका उल्लेख मिलता है हमें, पुष्यमित्र शुंग का ओदबिज के रूप में अचानक उठने वाला। किस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को मौर्य वंश का अंतिम शासक बताया गया है? बताइए। चारों ही बौद्ध ग्रंथ है। अब देखिए साथियों, बौद्धों के बारे में आप क्या बोलते हैं, बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का नरसंहार करता लिखा गया है, लेकिन संपूर्ण रूप सत्य नहीं है, क्योंकि केवल और केवल बुद्धिस्ट 2-3 बुद्धिस्ट ग्रंथों में लिखा गया। इसके अलावा उस समय के तत्कालीन ना जैन ग्रंथों में मिलता, ना ही ब्राह्मण साहित्य में मिलता है कि
ब्रह्म इसके क्या बोलते हैं, पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का नरसंहार करता कहा गया है। हाँ, उसने थोड़ा बहुत परेशान जरूर किया था क्योंकि वो खुद ब्राह्मण था, तो कट्टरवादी ब्राह्मण था वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने बिल्कुल ख़त्म करवा दिया था बुद्धों को। ये बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण लिखा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड, यानी कि थेरावली में कहा गया है। थेरावली मेरुतुंग की रचना है, ऑप्शन नंबर 3। ओ एक मिनट एक मिनट, गलत होगा, ये दिव्यावदान में लिखा, थेरावली 4 होगा। थेरावली मेरुतुंग की रचना, इसमें दिए कुछ और रखा है, दिव्यावदान दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये इसके बारे में दिया हो कि ये इसकी रचना है मेरुतुंग की थेरावली। दिव्यावदान पुष्पों में बौद्ध संहार का वर्णन किया गया है। अच्छा जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, केपी जायसवाल ने हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर यह बताया कि कलिंग राजा खारवेल ने बृहस्पति मित्र नामक मगध के राजा को हराया था। इस राजा की पहचान किससे की गई है? कलिंग राजा खारवेल। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है ना, संस्कृत का जो है अभी तक का ज्ञात प्राचीनतम अभिलेख है, जो कि शुद्ध संस्कृत और चंपू शैली में लिखा गया है। कब लिखा गया था आपको मेंशन पता होना चाहिए, 150 AD, यानी कि दूसरी शताब्दी ईसा पश्चात। तो बताइए केपी जायसवाल ने कौन से सत्यपुत्र, जो उसमें राजा का नाम उल्लेख हो, कौन से राजा से उसके समानता की गई है? तो इसकी जो पहचान की गई साथ वो पहचान की गई ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के साथ में पहचान की गई। हालांकि ये टाइम पीरियड अलग अलग है दोनों का। पुष्यमित्र शुंग आपका 185 BC में हुआ था और खारवेल काफ़ी बाद में, लेकिन विद्वानों में ना इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी है थोड़ी दोनों के टाइम पीरियड में। हाँ, ये आ गया खतरनाक वाला क्वेश्चन। क्या कहता है कि पुष्यमित्र शुंग ने कौन से स्थान पर यह घोषणा की थी कि जो मुझे एक भिक्षु का लाकर सर ला कर देगा उसे मैं 100 दिनारे इनाम में दूंगा, यानी 100 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा? पाटलिपुत्र, विदिशा, उज्जैन या शाकल? शाकल का आधुनिक नाम कोई बताएगा क्या है और कहाँ पर है? शाकल का आधुनिक नाम क्या है और कहाँ पर है ये? तो इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शाकल। शाकल बोले तो सियालकोट, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कहता है कि शुंग कालीन प्रचलित सिद्धांत जीव ही जीव का आहार है, यज्ञों में की गई हिंसा नहीं होती है। शुंग कालीन प्रचलित सिद्धांत जीव जीव का आहार है, यज्ञों में की गई हिंसा हिंसा नहीं होती है। हाँ, कहता है कि बी कारण कहता है कि मनु ने स्पष्ट ब्राह्मणों को यज्ञ में मृगों तथा पक्षियों को मारने की अनुमति दी थी। बताइए कौन सा कथन इसमें से सही है?
क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोनों कथन सही है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है साथ, इसको देखना, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है ना, मनु ने कहीं भी नहीं ये नहीं कहा कि ब्राह्मणों को यज्ञ में मृगों यानी कि हिरणों को और पक्षियों को मारने की अनुमति दी है। पहले वाला तो फिर भी थोड़ा सही हो सकता है, लेकिन दूसरे के ऊपर डाउट है मुझे, तो देख लेना आप लोग। हालांकि थर्ड क्वेश्चन दिया कि दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि शुंगकालीन भरत स्तूप के बारे में कौन सा कथन असत्य है। 4 कथन दिए हुए हैं, 4 कथन में से बताइए कि कौन सा कथन गलत है। दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट रूप से? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या कहते हैं कि स्तूप में अधिकांश मूर्ति गौतम बुद्ध की मिली है, ये गलत है, और ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कहता है कि भरूच स्तूप में बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं मिलती हैं। इस स्तूप में जल से निकलते हुए एरावत नागराज परिवार सहित बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए तथा 4 अप्सराओं की प्रतिमा भी यहाँ मिलती है, ये मिलता है। सांची के स्तूप के बारे में सत्य कथन बताइए। ज़्यादा लंबे लंबे बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए भाई। बताइए कौन सा कथन असत्य है, 4 कथनों में से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। भरत की वेदी का अलंकरण, जबकि सात्विकी के महास्तूप की वेदी का अलंकरण रहित है। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि शाल भंजी का सघन वृक्षों के नीचे शाखाओं का सहारा लेकर भंगिमा पूर्ण मुद्रा में खड़ी स्त्रियों की मूर्तियाँ, उन्हें शाल भंजिकाएँ कहा गया है। किस स्तूप की विशेषता है, किस स्तूप की विशेषता है बताइए। शाल भंजिकाएँ भरूच, सांची, बोधगया, कारले। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सांची का स्तूप।
बताइए, निम्नलिखित कथन में असत्य कथन की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पुराणों में सातवाहनों को आंध्र प्रदेश कहा गया, ना कि अभिलेखों में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? सातवाहन सात शासक सातकर्णी प्रथम के बारे में बताइए। तो 10th का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सातकर्णी प्रथम ने प्रतिष्ठा राजधानी में दक्षिणापति एवं अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी। तो उसके पुत्र गोद में चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में एक शक्तिशाली शासक एल्डर सियरागोनस का उल्लेख मिलता है। यह कौन सा सातवाहन शासक था? बताइए। एल्डर सियरागोनस, बड़ा सातकर्णी एक प्रकार से। कौन सा शासक था वो? तो 11th का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सातकर्णी प्रथम। गौतमपुत्र सातकर्णी के संबंध में कौन सा असत्य कथन कौन सा है? गलत क्या है, कौन सा कथन है चारों में, तो बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कहता है कि शक शासक रुद्रदमन के गिरनार अभिलेख में किस सातवां शासक को 2 बार पराजित करने का उल्लेख मिलता है? रुद्रदमन के द्वारा किसके गिरनार अभिलेख में सातवां शासक को 2 बार पराजित करने का उल्लेख मिलता है? कौन सा शासक था वो सातवां शासक जिसको 2 बार पराजित किया था रुद्रदमन ने? बताइए।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वशिष्ठपुत्र पुलवामी। कन्नेरी अभिलेख में भी ऐसा उल्लेख है। क्वेश्चन 14 कहता है कि अमरावती स्तूप का जीर्णोद्धार किस सातवां शासक ने कराया था, बताइए। फोर्टीन का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वशिष्ठपुत्र पुलवामी। कौन से शासक ने अपने उत्तर भारत की विजय में उपलक्ष्य में महाविजय प्रसाद का निर्माण करवाया था, यानी कि अपना एक दरबार विशाल बनवाया था जिसका नाम था महाविजय प्रसाद। उसके अभिलेखों में उल्लेख मिलता है ऐसा। बहुत अच्छा राजा था, पता होगा सबको। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा ऑप्शन नंबर 4, खारवेल। कलिंग का शासक खारवेल, उड़ीसा का। महापद्म नंद जिन प्रतिमा को कलिंग से ले गया था उसको खारवेल वापस लाया था। अच्छा, ये क्वेश्चन तो ये 16वां है। भारत पर प्रथम यवन आक्रमण डिमेरियस प्रथम द्वारा किया गया था, उस समय शासक कौन था उत्तर पश्चिम भारत का, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के काल में यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम ने आक्रमण किया था भारत पे, उत्तर पश्चिम भारत में, आज का अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर। किस बौद्ध शासक की मृत्यु के बाद अनेक नगरों में उसकी धातुओं भस्मावशेष पर गौतम बुद्ध की भांति संघर्ष करते हुए तथा अनेक नगरों में उनकी धातुओं पर निर्माण हुआ था, धातुओं पर स्तूपों का निर्माण हुआ था, बताइए। ज़्यादातर क्वेश्चन स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे, मुझे पक्का पता है। बताइए फिर भी राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मिनांडर। अवधान कल्पता क्षेमेंद्र के द्वारा लिखित में उल्लेख है कि मिनांडर ने शो की बात अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया था।
ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि भाई इस पे जो है ना कनिष्क के अवशेषों पर भी स्तूप बने थे और मिनांडर के पे भी, तो यहाँ पे मिनांडर दिया हुआ हालांकि। मिलिंद पन्नों में वर्णित बौद्ध शासक मिनांडर किस वंश का था? ये वही मिनांडर है जिसने वार्तालाप मिला था मिलिंद पन्नों में, जिसे मिलिंद मिलिंद भी कहा गया है। मिलिंद यानी मिनांडर और नागसेन के साथ में इनका वो हुआ था वार्तालाप है, तो उन दोनों के क्वेश्चन आंसर के रूप में मिलिंद पन्नों नामक बुक लिखी थी नागार्जुन और नागसेन के द्वारा। तो नागसेन के प्रभाव के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, तो उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। वो मिनांडर का प्रतापी शासक था, क्षत्रप था एक प्रकार से, यूनानी था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, डेमेट्रियस या यूथिमेडस वंश। मिनांडर का शिवकोट अभिलेख मिलता है, उसके सिक्कों पर धर्म चक्र चिन्ह मिलते हैं। इसकी पत्नी एक थोकलिया अपने पुत्र स्टेटो प्रथम की संरक्षक बनी थी। अच्छा जी। दंडनायक, महादंडनायक, ग्रामिक जैसे पदाधिकारियों को लेकर किस काल की विशेषता है, बताइए। किस काल में हुआ था ये, किस काल की विशेषता है? दंडनायक, महादंडनायक, ग्रामिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कुषाण शासकों की लेखन व्यवस्था है। सिंपल क्वेश्चन नेट में कई बार पूछा जा चुका है। किस विद्वान के अनुसार भारतीय विलासिता को खरीदने के लिए रोम 10 करोड़ सेस्टर का व्यय करता था हर साल, यानी कि हर साल 10 करोड़ सेस्टर या 10 करोड़ सोने के सिक्के होते जिसको सेस्टर कहा गया है, तत्कालीन संक्रमणों में का विलासितापूर्ण सामग्रियाँ मंगवाता था। कौन? रोम। और इसके ऊपर दुख प्रकट करता है कौन? कौन सा इतिहासकार दुख प्रकट करता है, बताइए। सिंपल क्वेश्चन, नेट का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबको पता होगा। हाँ, इसका एक खास ध्यान रखना है, यहाँ पे या तो यहाँ पे जो 10 करोड़ दिया हुआ ना सेस्टर्स, कहीं कहीं यहाँ पे मिलेगा आपको 55 करोड़ और कहीं कहीं मिलेगा 5.5 करोड़ सेस्टर्स। हालांकि 10 करोड़ है, मैंने कई जगह तो पढ़ा इसको, लेकिन 10 करोड़ ऑथेंटिक माना जाएगा, ध्यान रखना चीज़ का। इसका जो राइट आंसर आपको पता होगा प्लिनी द एल्डर, प्लिनी दुख प्रकट करता है इस बारे में। थर्ड क्वेश्चन ठीक होगा इसका ऑप्शन। 21 कहता है कि किस कला में बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी देवता अपोलो की भांति वेशभूषा पहने हुए, यूनानी वेशभूषा में, यानी कि पैरों में जूते, सादा प्रभामंडल, घुंघराले बाल एवं शारीरिक सौंदर्य की प्रधानता दिखाई देती, कौन सी बुद्ध कला है? सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन नेट का। यानी कि ये जो है इस प्रकार की जो सौंदर्य प्रधानता जो है, कला की विशेषता, कौन सी कला की विशेषता है? मथुरा, गांधार, अमरावती या फिर ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गांधार कला की विशेषता। ये गांधार कला जो आज का अफगानिस्तान है, कंधार, कुछ पाकिस्तान का हिस्सा, कुछ अफगानिस्तान का हिस्सा, कंधार जो बहुत बड़ा शहर था उसे गांधार बोला गया। गांधारी, महाभारत कालीन गांधारी थी ना, जो धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माता थी, वहीं की थी, जहाँ भीष्म पिता उसका हाथ मांगने के लिए गया था। हाँ, एक क्वेश्चन ध्यान आया, बताइए। जब भीष्म पिता में गांधारी का हाथ मांगने जाते हैं उसके पिता से धृतराष्ट्र के लिए, तो गांधारी का पिता उसको एक ख़ास चीज़ पिलाता है जिसको पी करके वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो बताइए साथ, वो कौन सी चीज़ पिलाता है?
हाँ ध्यान रहे, अल्कोहल नहीं पिलाता है, दारू मदिरा नहीं पिलाता है, तो कोई कोई खास चीज़ पिलाता है, बताइए क्या पिलाता है उसको। ये हालांकि मैंने थ्योरी क्लासेज में करवाया था, ये बताया भी था आप सभी को। देखते हैं कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को नहीं है। बताइए कि क्या होगा उसका राइट आंसर, क्या पिलाया जाता है उसे, कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं कितने लोगों को पता है। मथुरा कला में तिथि का उल्लेख है, भी गांधार कला की मूर्ति में तिथियाँ नहीं है। मथुरा तो कनिष्क की एक सिर्फ ही मूर्ति मिली। हाँ ठीक कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहता है। कनिष्क की दो राजधानी थी ना, एक मथुरा थी और दूसरी पेशावर या पुरुषपुर, जो समय का पुरुषपुर, आज का पेशावर पाकिस्तान में। तो कहते हैं कि सासानियन ईरानी द्वारा पराजित कुषाण शासक कौन सा था। ईरानी शासक तो सासानियन सासानियन वंश का था, ईरानी शासक, उसके उसने हमला किया था और एक कुषाण शासक को हरा दिया था। बताइएगा तो कौन सा कुषाण शासक के समय में हुआ था ये हमला। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वासुदेव टू कुषाण शासक था ये भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट का आया क्वेश्चन साथियों। के पी जायसवाल के अनुसार कुषाण राजवंश के पतन का प्रमुख कारण कौन सा राजवंश था। तो इसका जो 23 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बारशिवनाग। ये गणतंत्र था, गणराज्य था बारशिवनाग, इन्होंने हरा दिया, इनके वजह से कुषाण शासकों का पतन हो गया था और उसके निर्बल उत्तराधिकारी भी थे उस समय के। ये इंपॉर्टेंट है, कहता है कि सभी से ज्ञात होता है कि कुषाण शासक देवपुत्र शाही शाहानुशाही की उपाधि धारण करते थे। कौन सा भी लेख में उल्लेख मिलता है। शाही शाहानुशाही यानी कि शाहों का शाह, शहनशाह एक प्रकार से ईरानी पदवी होती थी। हम्म, यूनानी एक प्रकार से। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रयाग अभिलेख से ऐसा मिलता है उल्लेख। क्वेश्चन 25 और आज का साथ अंतिम क्वेश्चन है ये। कहते कौन से गुप्त शासक ने अपने ध्वजारोही प्रकार के सिक्कों में खुद को कुषाण शासकों की वेशभूषा में दिखाया है। गुप्त सिक्के में, इस गुप्त सिक्के में कुषाण सिक्कों का अनुकरण किया गया है। बताइए कौन सा शासक के बारे में पूछा गया है।
तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि समुद्रगुप्त। इसके 2000 वही प्रकार के सिक्कों में है। आगे देख लेना, इसका डिटेल दे दी इन्होंने। कहता है एक्सप्लेनेशन में कि कनिष्क के सिक्कों पर आर्दोक्षो देवी यानी कि आर्दोक्षो यानी कि देवी और आइसो यानी शिव का त्रिशूल, डमरू, बुद्ध प्रतिमा, बुद्ध शकमनो, बुद्ध प्रतिमा, बुद्ध शकमनो बौद्ध है, गलत है ये, बुद्ध शकमनो नहीं, शकमनो बौद्ध आएगा, इसको थोड़ा ठीक करना। ये जो है ना शकमनो बौद्ध और वोडो, हाँ वोडो बुद्ध खुदा हुआ है। यूनानी उपाधि बेसिलियस बसेलियन, राजाओं का राजा, गार्डन के अनुसार कनिष्क ने कांस्य के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे साथ जिनको हमने 1 बाय 1 करके सोल्व किया है। किसी को कोई समझ में ना आए, कोई सवाल रह गया हो, कोई किसी का में कोई डाउट हो, तो आप सभी के विचारों का स्वागत है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विचार रख सकते हैं। मैं हर हमेशा की तरह प्रयास करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपने स्टडी में लगे रहिए साथियों। टाइम बढ़ा दीजिए, नज़दीक आने वाले पेपर हैं। सबको पता होगा कुछ सब्जेक्ट्सों को तो लिस्ट आ चुकी है। 20, 21 और 22 सितंबर को जिन सब्जेक्ट्सों का एग्ज़ाम होना है उनकी लिस्ट आ चुकी है। हमारे सब्जेक्ट का भी 16 या 18 के बाद तक पता लग जाएगा आप सभी को भी है। उम्मीद है 22 के बाद 22 से 25 के बीच में अपना सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम हो। तो जब भी हो कोई नहीं, आप तैयार रहिए यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच साथियों।